वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग UPHESC से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है 917 पदों के लिए, इसमें से हम लोग जो इतिहास विषय है, हिस्ट्री है, उसका कोड जो कि 30 है। आज हम लोग इतिहास विषय के संपूर्ण सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और इस सिलेबस को किस प्रकार कवर किया जाए, इस सारे रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे साथियों। तो जो सिलेबस है हमारा इतिहास का, वो आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो टोटल प्रश्न आएंगे, आपका 70 प्रश्न आएंगे। आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उससे 70 प्रश्न आएंगे। 70 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और प्लस 30 आपके GS के रहेंगे। तो टोटल 100 प्रश्न रहेंगे और इन 100 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, यानी टोटल 200 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे जो 70 + 30 यानी टोटल जो 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये पूरा सिलेबस GS प्लस अपना जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, दोनों का डिस्कशन करेंगे और उस चैनल के माध्यम से आपका तैयारी भी जल्दी आरंभ होगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द चैनल के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ये वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिल्कुल मुफ्त में अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। तो आप जब पूरे सिलेबस को देखेंगे हिस्ट्री के साथियों, तो ये मुख्यतः देखा जाए UGC नेट का जो सिलेबस है आपका, उसी सिलेबस को यहाँ पे डाल दिया गया है। बस इसमें क्या है कि एंशिएंट इंडिया का जो पार्ट है उसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंशिएंट इंडिया का UPHSC के माध्यम से अलग से वैकेंसी निकाला जाता है, उसके लिए अलग से सीटें होती हैं। इसीलिए एंशिएंट को छोड़ के सिलेबस में देख रहे हैं आप। पहला जो यूनिट है मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया से है, और ये जान लें प्रत्येक यूनिट से 6 प्रश्न आएंगे। इसीलिए हर यूनिट इम्पोर्टेंट है, आप हर यूनिट को कवर करें। 6 प्रश्न काफ़ी होते हैं, आप किसी एक यूनिट को नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत में सबसे पहला जो यहाँ पे दिया गया है टॉपिक, वो है स्रोत, रिसोर्स, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के क्या स्रोत हैं, जिसमें कि अभिलेख हो सकते हैं, सिक्का शास्त्र हैं, जो सामग्री मिली है, पुरातत्व सामग्री मिली है वो है। साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से स्रोत है, फारसी है, संस्कृत है और क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य। इसके अलावा जो विदेशी यात्री इस दौर में आए थे उसके द्वारा लिखे गए विवरण भी इस सिलेबस में शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो राजनीतिक विकास, जो राजनीतिक विकास किस प्रकार का हुआ, जिसमें गौरी, इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना, जिसमें खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश में विशेष जोर है। इसके अलावा मुग़ल साम्राज्य A to Z आपको कर लेना है। इसमें दिया गया मुग़ल साम्राज्य चुनौती, उसके असफलता के कारण, मुग़ल काल में जो विद्रोह हुए सारे विद्रोह। तो आपको मुग़ल काल का एक एक चीज़ को देख लेना है, शासकों के कार्यकाल को देखने के साथ ही जो विद्रोह हुए उसे भी देखना है और प्रशासन वगैरह को भी देखना है। इसके अलावा विजयनगर, बहमनी, मराठा, शिवाजी, पेशवा, इन सब चीज़ों को भी आपको करना है। प्रशासन का जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, प्रशासन में आप लोग को देख लेना है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्रशासन एक टॉपिक है और प्रशासन में आपको सल्तनत के अधीन प्रशासन, शेरशाह का प्रशासन और मुग़ल प्रशासन, ये 3 प्रशासन को देखना है। इसके अलावा विजयनगर, बहमनी और मराठा में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसे भी आपको यहाँ पे कवर कर लेना है। इसके अलावा मिडाइवल इंडिया का आर्थिक पक्ष, जो आर्थिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष को भी आपको करना है। आर्थिक पक्ष में जैसे देखिए कृषि उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी थी, शहरी केंद्र, उस समय की जनसंख्या में की क्या स्थिति थी, कौन कौन से उद्योग धंधे थे मध्यकालीन भारत में। इसके बाद कृषि, कारखाना, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, इन सब चीज़ों को भी आपको करना है। बेसिकली आर्थिक पक्ष को लेना है। इसके अलावा सामाजिक पक्ष को भी लेना है। समाज में आपका धार्मिक पक्ष को भी लेना है, जिसमें आप देख सकते हैं सूफी, भक्ति, मध्यकालीन संत, ये सारे हैं। तो आप अगर सल्तनत और मुग़ल काल के सारे पक्षों को कर लेते हैं
तो आपका देख पा रहे हैं ये यूनिट आपका अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावे सांस्कृतिक जो दोनों में समन्वय हुआ, जिसे हम लोग इंडो इस्लामिक स्थापत्य का विकास हुआ या इंडो इस्लामिक कल्चर जो भी डेवलप हुआ, उन सब चीज़ों को भी आपको कवर कर लेना है। इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है वो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में ब्रिटिश सत्ता का जो उत्थान हुआ, ब्रिटिश शक्ति का, उसे स्टार्टिंग से लेकर आपको करना है। कौन कौन सी कंपनियाँ आई, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश उपनिवेशवाद, इसका सांस्कृतिक आधार क्या था, ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई और किस प्रकार उसका विस्तार हुआ। बंगाल को जीता, फिर अवध को जीता, हैदराबाद को जीता, मैसूर, मराठा, सिख सबको जीता। जब फिर 1857 के विद्रोह के बाद देश में क्राउन का शासन आ गया, उसे भी अच्छे से, उसके बाद उसकी नीतियों में क्या बदलाव हुआ। जब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत चला गया, उस समय उनकी नीतियाँ कैसी रहीं। इसके अलावे भारत में ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो सिविल सेवा, न्यायिक सुधार, पुलिस सेवा, इसके अलावा स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक परिवर्तन 1909 से 35 तक, इन सब को देख लेना है। तो उसके कार्यकाल में इन सब क्षेत्रों में किस प्रकार के कार्य हुए। इसके अलावे उनकी आर्थिक नीतियों को देख लेना है। उस काल में सामाजिक व्यवस्था क्या थी। आर्थिक नीतियों में जो ब्रिटिश भूमि राजस्व व्यवस्था थी, मुख्यतः 3 भूमि राजस्व व्यवस्था थी, उसे देख लेना है। इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, ग्रामीण ऋणग्रस्तता आई, भूमिहीन मजदूर वर्ग का उदय हुआ, उद्योग धंधों का पतन हुआ, और इसके अलावे ब्रिटिश की औद्योगिक नीति किस प्रकार की रही, उसकी मौद्रिक नीति किस प्रकार की रही, और किस प्रकार उसके कार्यकाल में देश में अकाल और महामारी जैसी समस्याएं हुई और इसमें सरकार की नीति क्या रही। इन सब चीज़ों को देखना है। और इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने कि ब्रिटिश जो आर्थिक नीतियाँ थी उसके कट्टर आलोचक थे, और जैसे दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इन सब चीज़ों को अच्छे से करना है। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों ने जो धर्म का प्रचार भारत में किया, उन सब चीज़ों को भी आपको देखते हुए चलना है। इसके अलावा औपनिवेशिक काल में किस प्रकार शिक्षा का विकास हुआ, औपनिवेशिक शिक्षा के प्रति उनकी नीतियाँ क्या रही, और महिलाओं के संबंध में उनका क्या रहा, प्रेस के संबंध में, महिलाओं के संबंध में नीति, प्रेस के संबंध में। इसके अलावा इस काल में साहित्य, चित्रकला इत्यादि के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, इन सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट है आधुनिक भारत का, वो है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन जब चला तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। इसके क्या कारण रहे, इनकी क्या पृष्ठभूमि रहे, इन सब चीज़ों को देखना है। इसके बाद 1857 का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहता है, तो उसके बारे में A to Z अच्छे से कर लेना है। इसके अलावे 1857 के विद्रोह में विभिन्न सामाजिक समूहों की किस प्रकार की भागीदारी रही, इन सब चीज़ों को भी सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके अलावा जनजातियों का विद्रोह और किसानों का जो विद्रोह है उसको भी आपको कर लेना है अच्छे तरीके से। सिलेबस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसके अलावे राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक, अरविंद, श्री अरविंद, होम लीग, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारियों का जो विद्रोह था, उन सब चीज़ों को बाद में फिर गांधी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के लिए चलाए गए 3 बड़े आंदोलनों को करना है। फिर सुभाष चंद्र बोस को अलग से शामिल किया गया है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिटेल कर लेना है। उनका आज़ाद हिंद फौज के बारे में करना है, जस्टिस पार्टी, इन सब चीज़ों को अच्छे से करते हुए लास्ट में देखा जाएगा कि भारत का विभाजन हुआ है, पाकिस्तान का निर्माण होता है और फिर भारत आज़ाद होता है, यानी भारत की आज़ादी तक करना है। जब भारत को आज़ादी मिल जाती है तो जो आधुनिक भारत का एक सेक्शन है, सेक्शन 4, यहाँ पे हम लोग इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से 64, यानी देखा जाए कि नेहरू जी के कार्यकाल तक आपको कर लेना है। नेहरू जी के कार्यकाल तक कर लेना है 1947 से 64 तक। उसके काल में क्या क्या महत्वपूर्ण समस्याएं थी, विभाजन था, शरणार्थियों का पुनर्वास था, इसके अलावा कश्मीर का प्रश्न, हैदराबाद का प्रश्न, सरदार पटेल, भारतीय संविधान का निर्माण, इन सब चीज़ों को करना है। विदेश नीति इसके कार्यकाल में किस प्रकार की रही, इन सारे चीज़ों को आपको
4 जो हमारा सेक्शन है आधुनिक भारत का, उसमें डाला गया है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सारे टर्म हैं, इन सारे टर्म को ये अच्छे से कर लेना है, जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। लेकिन आप देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, 1-2 प्रश्न आए वही काफ़ी है। अगर आपको दिक्कत है, समय की कमी है, तो आप 1-2 प्रश्नों के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ भी सकते हैं। रणनीति की तरह अगर चलना है तो आप पिछले क्वेश्चन को देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत प्रश्न नहीं आते हैं, 1 से 2 प्रश्न आते हैं, कभी कभी वो भी नहीं आते हैं। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को स्किप करके बाकी सारे सेक्शन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बस चैनल के साथ जुड़कर हिस्ट्री की भी तैयारी कर सकते हैं और जीएस की भी तैयारी कर सकते हैं, जो कि 30 नंबर का होगा। और देखिए जीएस में, जो कि जैसे कहा कि जीएस का पाठ्यक्रम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए जीएस का ये पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, पूरे जीएस के सिलेबस को 6 यूनिट में बांटा गया है। देखिए 6 यूनिट है, और 6 यूनिट में क्या है, पहला जो यूनिट हमारा साथियों, पहला यूनिट है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स आपको कर लेना है। करंट अफेयर्स में कौन कौन से पॉइंट को ज़्यादा डिस्कस करना है, उसमें ज़्यादा ध्यान देना है, वो आप देख लीजिए यहाँ से। मतलब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं वो है, इसमें लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी आप करंट अफेयर्स में कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपको छोटा सा लग रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और मुद्दे, लेकिन इसमें सारी चीज़ें समाहित है। किसी भी एंगल से आप कोई भी न्यूज़ को, कोई भी करंट इशू को छोड़ नहीं सकते हैं, यानी करंट अफेयर्स को आपको गहराई से करना है, कुछ भी पूछा जा सकता है उसमें। इसके अलावा शिक्षण एवं शोध प्रवृत्ति, शिक्षण एवं शोध प्रवृत्ति, जो कि आप देखिएगा इसे अगर सिलेबस, तो हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है। ये यूजीसी नेट पेपर 1 में भी ये हमारा है, वहाँ से आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीटी भी यूजीसी नेट में जो है पेपर 1 में, वहीं से आप इसको भी कवर कर लें। मानव एवं पर्यावरण, ये भी आपका यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस को हूबहू यहाँ पे डाल दिया गया है। अगर हम आगे बढ़ें तो इतिहास और भूगोल, इतिहास और भूगोल से प्रश्न आएंगे, वो भी फिक्स एरिया है, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं इधर उधर से होने वाला है, क्योंकि आपको 4 पॉइंट में दिया गया है। देखिए इतिहास और भूगोल में, तो इतिहास में क्या करना, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं और राष्ट्रीय आंदोलन। उसी प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल और भारत का सामान्य भूगोल, यह स्पष्ट है। और अगर लास्ट यूनिट है भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था, तो भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था के में टोटल जो 5 यूनिट हैं, ये सामान्य जीएस के प्रश्न हैं। ये आप लुसेंट से भी कर सकते हैं। लुसेंट की जो बुक है इन सब सारे सेक्शन के लिए काफ़ी है। आप लुसेंट को अगर अच्छे से कवर करते हैं तो ये सारा सेक्शन इधर कवर हो जाएगा जीएस वाला। लेकिन आपको जो 3 पहले मैंने कहा, ये यूजीसी नेट पेपर 1 का है। कौन कौन सा है आप देख लें, ये हमारा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 जो हमारा है, ये बिल्कुल यूजीसी नेट का पेपर 1 है। इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 आप इसको वहाँ से कर लेंगे। इसी प्रकार अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है तो आप वहाँ गूगल भी करके उसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सिलेबस को समझ के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, आपकी सफलता निश्चित है, और आपकी सफलता हमारी सफलता है। हम आपकी सफलता की शुभकामना करते हैं, और हम मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें इस चैनल के माध्यम से करेंगे। बस आप चैनल पे से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1।